नमस्कार साथियों, मैं बीके सोलंकी आप सभी का क्लास 10th साइंस की स्पेशल क्लासेस में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रीवियस क्लास में हमने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तक समझ लिया था। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें एलिमेंट्स और प्रोडक्ट्स वो साइड में जो एटम्स की संख्या है वो इक्वल ना हो, उसे हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। केमिकल रिएक्शन क्या है और हमें केमिकल रिएक्शन को एग्जाम्पल के सहित समझाना है, एग्जाम्पल के सहित एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। केमिकल रिएक्शन क्या है और इसे हमें एग्जाम्पल के विद एक्सप्लेन करना है। तो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, इसे हम समझ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन when two or more substances react with each other। when जब two or more substances, जब दो या दो से अधिक substances रिएक्ट करते हैं, each other एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, and form new substances और एक नया सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं, एक नया सब्सटेंसेस बनाते हैं विथ न्यू प्रॉपर्टीज। यानी जो नया सब्सटेंसेस बनता है उसकी प्रॉपर्टी भी कैसी होती है? न्यू प्रॉपर्टी होती है। देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। जब टू और मोर सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक न्यू प्रॉपर्टी वाला न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं, तब उस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक न्यू प्रॉपर्टी वाला न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं, तब उस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये है कॉपर, Cu कॉपर, और ये है ऑक्सीजन। जब कॉपर और ऑक्सीजन मिलता है तब CuO कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये है कॉपर और ये है ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये दोनों सब्सटेंस हैं और इन्होंने ईच अदर के साथ रिएक्ट किया है, इसलिए एक न्यू सब्सटेंस CuO फॉर्म हुआ है। इस CuO कॉपर ऑक्साइड की प्रॉपर्टी भी बिल्कुल न्यू होंगी। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? तो ये केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे हमने बुक रीडिंग में पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ETC। तो इनको हम क्वेश्चन के रूप में अब समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये केमिकल रिएक्शन का ही एक पार्ट है, और पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, इसको हमें विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, इसे हमें विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। तो आइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम डेफिनेशन सहित और एग्जाम्पल सहित समझ लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, इसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन
द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन वह केमिकल रिएक्शन इन विच जिसमें टू और मोर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि जब टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जब टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट्स को फॉर्म करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, उसे ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉल्ड करते हैं, उसे ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब टू और मोर रिएक्टेंट्स, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर ए सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं तो हम उनको भी समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। कोल का मतलब होता है कोयला। जब कोयले को हम बर्न कराते हैं, कोयले को हम जलाते हैं, तो आपको मालूम है किसी भी वस्तु को जब जलाते हैं तो वह वस्तु हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी वस्तु कभी भी नहीं जल सकती है। तो ये है कोल अर्थात कोयला या फिर कार्बन। क्योंकि कोयला सिर्फ कार्बन से बना होता है इसलिए वो ठोस होता है और हमने कोष्टक में ऐसा लिख दिया है। जब कार्बन को हम बर्न कराते हैं, जलाते हैं अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ये दोनों कंबाइन होकर CO2 गैस बनाते हैं। और आपको मालूम है कि CO2 एक गैस है इसलिए हमने कोष्टक में G लिख दिया है। तो जब कोयले को हम बर्न कराते हैं, कोयले को हम जलाते हैं, ये कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो CO2 का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो प्लीज़ कमेंट में अपने डाउट शेयर करें, और यदि सेशन आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगला उदाहरण है वो है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। जल कैसे बनता है? तो जल बनता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों के कंबाइन होने से ही जल अर्थात H2O बनता है। और H2O क्या है? एक लिक्विड है, इसलिए हमने यहाँ कोष्टक में L लिख दिया है। इधर लेफ्ट साइड में देखा जाए तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन को हमने 4 कर दिया है, 2 दूनी 4, और राइट साइड में भी हाइड्रोजन 4 हैं, तो ये बैलेंस हो गया है। और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 हैं और राइट साइड में भी ऑक्सीजन 2 हो गए हैं, क्योंकि 2 हमने यहाँ आगे लगा दिया है। तो ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस है। यहाँ पर जो संख्या नीचे होती है ऐसे इनका होता है गुणा, 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। इधर भी हाइड्रोजन कितने बना दिए हमने? 4 बना दिए, और ऑक्सीजन इधर भी 2 हैं और ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गए। इस प्रकार फॉर्मेशन ऑफ वाटर है वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
अगला कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है वो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब सल्फर और ऑक्सीजन गैस कंबाइन होती हैं तब सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये सल्फर है, यहाँ आप सल्फर लिख लेना और यहाँ पर ऑक्सीजन लिख लेना और इसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिख देना और यहाँ इधर कोष्टक में आप जी लिख लेना क्योंकि ये गैस है। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है जहाँ पर 2 और मोर रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगली रिएक्शन है उसको भी हम समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। एक्जोथर्मिक, इस एक्जोथर्मिक क्वेश्चन में यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है थर्म, और मैंने आपको समझाया था जिस किसी वर्ड में आपको थर्म वर्ड मिल जाए वहाँ हीट से रिलेटेड बातें होंगी, वहाँ हीट से रिलेटेड हमें जानकारी मिलेगी। जहाँ पर थर्म वर्ड मिल जाता है वहाँ हीट से रिलेटेड हमें नॉलेज मिलेगी। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं इसे हमें एग्जाम्पल सहित समझाना है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन को हम समझ लेते हैं और इसके एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। एक्जोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, हेडिंग है। आप इन क्वेश्चनों को ऐसा का ऐसा ही अपनी नोट्सबुक में लिख लेना और एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लिखना है। आपको इन क्वेश्चनों में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि ये लिखने का तरीका 100% सबसे बेस्ट है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लेना और लिख लेना। एग्जाम के 1.5-2 महीने पहले ही मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। आप बस साथ ही साथ समझते रहें और साथ ही साथ याद करते रहें और चैनल को शेयर करते रहें। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दोज केमिकल रिएक्शंस, वे केमिकल रिएक्शंस इन विच जिसमें हीट इज रिलीज, वे केमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। हीट क्या होती है, रिलीज होती है अलॉन्ग विथ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब कोई भी रिएक्शन हो उसमें प्रोडक्ट्स तो फॉर्म होता ही है, यानी जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है वो तो सब रिएक्शन में होता ही है, लेकिन प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के साथ साथ क्या रिलीज हो, तो हीट रिलीज हो। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ साथ जिन रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है उन्हें क्या कॉल्ड करते हैं, तो उन्हें ही एक्जोथर्मिक रिएक्शन कॉल्ड करते हैं। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विथ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। तो वे रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है, कब होती है, अलॉन्ग विथ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट रिलीज होती है, उन्हें हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इन दीज रिएक्शन द टेम्परेचर इंक्रीजेज, यदि हीट रिलीज होगी, हीट बार बार निकलती रहेगी तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, जी बिल्कुल टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यदि हीट रिलीज होगी तो तापमान में वृद्धि होती रहेगी, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में अपने डाउट शेयर करें। अब जो केमिकल रिएक्शन है उसका ही ये एग्जाम्पल है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। हमें नेचुरल गैस को बर्न कराना है। अब नेचुरल गैस किसे कहते हैं, तो नेचुरल गैस कहते हैं मीथेन को। CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है। इसे नेचुरल गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये
दलदली क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली गैस है। जहाँ पर पेड़ पौधों की पत्तियाँ, घास फूस, गोबर आदि सड़ जाता है तो उस सड़न में से उत्पन्न होने वाली गैस है, उसे मीथेन गैस कहते हैं। ये नालियों में, गटरों में उत्पन्न होने वाली गैस है, तो इसे नेचुरल गैस के नाम से जाना जाता है। नेचुरल गैस अर्थात मीथेन गैस। अब मीथेन गैस का दहन करेंगे और आपको मालूम है कि किसी भी वस्तु का जब दहन करते हैं तो वह हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जब नेचुरल गैस अर्थात मीथेन का हम दहन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी और हमें जल प्राप्त होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी और हमें जल प्राप्त होगा। अब राइट साइड में कार्बन 1 है और इधर लेफ्ट साइड में भी कार्बन 1 है। इधर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 4 हैं। अब इधर देखते हैं हाइड्रोजन 4 हैं कि नहीं, तो 2 यहाँ हैं और 2 नीचे लगे हुए हैं। तो नीचे कोई संख्या लग जाती है उसका गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, यानी कि लेफ्ट साइड में भी हाइड्रोजन 4 हैं। यहाँ तक बैलेंस कंप्लीट है। अब ये देख लेते हैं कि क्या लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 दूनी 4। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 हैं और इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गए, क्योंकि 2 आगे लगी हुई है, कोएफिशिएंट में लगी हुई है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल है उसको भी हम समझ लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है CaO, इसे कहते हैं हम क्विकलाइम। ये है बिना बुझा चूना। ये जो चूना है ये कैसा है, बिना बुझा चूना है। बिना बुझे चूने को इंग्लिश में कहते हैं क्विकलाइम। बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना है ये, जिसे देसी भाषा में या देहाती भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में क्या बोल देते हैं, कलई बोल देते हैं। तो ये जो कलई है इसी को हम बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। जब कलई को हम, ये कलई है, क्विकलाइम है, जब कलई को हम जल में डालते हैं तो क्या होता है, बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, बिना बुझा चूने से जब उसको हम जल में डालते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, स्लेक्ट लाइम प्राप्त होता है। तो ये स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला है, CaOH का होल ट्वाइस। स्लेक्ट लाइम क्या है, एक एक्वायस स्टेट है, इसलिए कोष्टक में हमने AQ लिख दिया है। और जब हम कलई को मार्केट से लाते हैं और उसमें जल मिला देते हैं तो उसमें एक तरह से उबाल आने लगता है, उसमें से हीट प्रोड्यूस होने लगती है और वह बर्तन बहुत गर्म हो जाता है। इसका मतलब उसमें से हीट प्रोड्यूस हो रही है, लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है, तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल कहते हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही थी, उसमें क्या हो रहा था, हीट रिलीज हो रही थी और इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, जस्ट उसका अपोजिट है। तो जिसकी जो डेफिनेशन है उसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी, ऐसी रिएक्शन, कैसी रिएक्शन है जिसमें एनर्जी की रिक्वायर है। किस फॉर्म में एनर्जी की रिक्वायर है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। यह एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। कौन सी फॉर्म में, हीट,
यानी ऊष्मा, लाइट यानी प्रकाश और इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के रूप में, इन तीनों के रूप में एनर्जी की रिक्वायर होती है। किसके लिए होती है? टू ब्रेक रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स को ब्रेक करने के लिए, रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए हमें हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी की रिक्वायर होती है। तो उसे ही हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कॉल्ड करते हैं, तो उसे ही हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शंस विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन दीज रिएक्शंस द टेम्परेचर डिक्रीजेज, ऐसी रिएक्शन में टेम्परेचर कैसा होता है? डिक्रीजेज होता है, क्योंकि जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन थी उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो आई होप आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हमें हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायर होती है। किसे ब्रेक करने के लिए? तो रिएक्टेंट्स को ब्रेक करने के लिए हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, अर्थात हीट को एब्जॉर्ब करने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ AgCl सिल्वर क्लोराइड, जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट की प्रेजेंस में लाते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। यहाँ 2 लगा दिया है, 2Ag और इधर Cl2 है, तो ये हमारा बैलेंस भी हो गया। तो जब AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट की प्रेजेंस में लाते हैं तब Ag अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। इसी प्रकार जब हम AgBr अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में लाते हैं तब Ag अलग हो जाती है और ब्रोमीन अलग हो जाती है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है डिफरेंस। क्वेश्चन क्या है? राइट द डिफरेंसेस, यहाँ पर आई लगेगा, यहाँ आई लगेगा। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, हमें एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों रिएक्शन में डिफरेंस बताना है। एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों रिएक्शन में डिफरेंस बताना है। आपको मालूम है कि जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है? तो हीट रिलीज होती है। हीट इज इवॉल्व्ड, इवॉल्व्ड का मतलब भी हीट का रिलीज होना या हीट का बाहर आना या हीट का बढ़ जाना। इवॉल्व्ड का मतलब ये की बात है, या तो इवॉल्व्ड लिख सकते हो या फिर इंक्रीजेज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन का क्या पॉइंट है? हीट इज इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में हीट क्या होती है? इवॉल्व्ड होती है, हीट बढ़ जाती है। इस रिएक्शन में हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। अगला पॉइंट समझ लेते हैं, ये पॉइंट समझ में आ गया। अगला पॉइंट है द टेम्परेचर इंक्रीजेज इन दिस रिएक्शन, जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है उसमें टेम्परेचर इंक्रीजेज होता है क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है और जब हीट निकलती रहेगी तो एक टाइम में तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इसमें टेम्परेचर
इंक्रीज होता है और इसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी हीट का उपयोग कर लिया जाता है। जब हीट का उपयोग कर लेंगे तो हीट डिक्रीज हो जाएगी, हीट की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट डिक्रीज हो जाती है। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि इनको हमने बुक रीडिंग में भी अच्छे से समझा था और इधर क्वेश्चन आंसर में भी अच्छे से समझ लिया है। जो आपका लास्ट पॉइंट है उसमें आप कौन सा भी एक एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो ये है हमारा एक्जोथर्मिक रिएक्शन से हमने इसको एग्जाम्पल को उठा के रख दिया है और इसे हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन से उठा के रख दिया है। ये है एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल और ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। यहाँ ये है क्विकलाइम। जब क्विकलाइम को हम जल में मिलाते हैं, जब बिना बुझे चूने को जल में मिलाते हैं तो स्लैग्ड लाइम प्राप्त होता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, CaOH का फॉल्टवाश और हीट रिलीज होती है। यहाँ पर ये है AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड। जब इसको हम सूर्य की प्रेजेंस में लाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में लाते हैं तो Ag सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। तो आज के ये क्वेश्चन आपको कैसे समझ में आए प्लीज़ कमेंट में शेयर करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर टुडे। आज के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।